我受呢個死者嘅未婚夫所託，去然後 दोस्तों, आज मैं आपके सामने 2025 में रिलीज हुई एक चाइनीज सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं, जिसका एक डिटेक्टिव और पुलिस वाला आखिरी तक एक केस को अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लास्ट में जो चीजें हमारे सामने आती हैं वो इस मूवी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करने के साथ साथ हाइप बटन का भी इस्तेमाल करें, ताकि हमारी रीच बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो फिल्म की शुरुआत चाइना की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क से होती है, जहां हम ली नाम के आदमी को वहां से गुजरते हुए देखते हैं। अब ली को लगता है कि सड़क के दूसरी ओर खड़ा एक शख्स उस पर नजर रख रहा है, इसीलिए ग्रीन सिग्नल होते ही ली जल्दी से सड़क पार कर लेता है। फिर उसे पता चलता है कि वो आदमी वाकई उसका पीछा कर रहा था। तो ये देखकर ली फौरन एक बिल्डिंग की लिफ्ट से किसी अपार्टमेंट में पहुंच जाता है, जबकि वो दूसरा आदमी दूर से उसकी तस्वीर खींचकर ली की पत्नी को भेज देता है। और सिर्फ फोटो ही नहीं, वो उसे उसकी लोकेशन भी भेज देता है। अब हम देखते हैं कि जिस अपार्टमेंट में ली घुसा था उसमें दरअसल एक औरत रहती है, जिसके साथ ली का अफेयर चल रहा है। और इसी अफेयर की खबर को कंफर्म करने के लिए उस अनजान आदमी को ली की पत्नी ने हायर किया था। तभी कुछ गुंडे अपार्टमेंट में घुसकर ली को जबरदस्ती बाहर खींच लेते हैं और इस तरह उस आदमी का काम पूरा हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि उसका नाम कैन है और वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। साथ ही उसे वो लोग हायर करते हैं जिन्हें अपने पार्टनर पर शक होता है, और इस काम को करने के लिए वो उनसे मोटी रकम वसूलता है। आगे कैन अपने ऑफिस में एक क्लाइंट से फोन पर डील कर रहा होता है, जिसने काम होने के बाद भी अभी तक उसे पेमेंट नहीं किया था। तभी हम देखते हैं कि एक नया क्लाइंट जिसका नाम शियो है वो वहां पर आता है, जिसके बाद कैन उसे एक स्लिप देता है और उसमें उस व्यक्ति की डिटेल्स लिखने को कहता है जिसके बारे में वो जानना चाहता है। अब शियो एना का नाम लिखता है और बताता है कि एना उसकी मंगेतर है। वो बताता है कि इसी साल उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन एक छोटे से झगड़े के बाद एना गायब हो गई और काफी ढूंढने के बाद भी मुझे वो नहीं मिली। अब कैन उस स्लिप को पढ़ते हुए शियो से पूछता है कि क्या उसने एना से संपर्क करने की कोशिश की। तो शियो बताता है कि उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है, जिस वजह से मैंने उसके ऑफिस में पता किया तो उसके कलीग्स का कहना था कि वो काम पर आ ही नहीं रही। अब कैन पूछता है कि क्या उसने एना के परिवार से बात की। तो शियो कहता है कि असल में एना के माता पिता नहीं है, इसलिए वो सीधा एना के घर गया था, लेकिन वहाँ अंधेरा था, इसलिए उसे लगा कि एना घर पर नहीं होगी। लेकिन कैन उससे कहता है कि अंधेरा होने का मतलब ये नहीं कि कोई घर पर नहीं है, इसलिए हो सकता है कि शायद वो उसे अवॉइड कर रही है। अब इस तरह वो उससे पूछता है कि आखिर तुम दोनों का झगड़ा किस बात पर हुआ था। तो ये सुनकर शियो झिझकते हुए कहता है कि उसे शक था कि एना किसी और के साथ रिलेशन में है। फिर कैन कहता है कि इसका मतलब अब मुझे उस दूसरे आदमी का पता लगाना होगा, क्योंकि शायद एना उसके घर में छुपी हो और इसीलिए तुम यहाँ आए हो, है ना। तो शियो इस बात के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद कैन अपने घर पर होता है और तभी हम देखते हैं कि उसकी पत्नी देर से लौटती है, यानी उनका रिश्ता कुछ ठीक नहीं लगता। अब इसी बीच शहर में दूसरी तरफ एक सीरियल किलर एक महिला का गला घोंटकर उसे मार देता है और फिर अगली सुबह जब पुलिस को उसकी लाश मिलती है तो ये केस इंस्पेक्टर हान को सौंप दिया जाता है। अब हान क्राइम सीन पर आकर पूछता है कि ये लाश सबसे पहले किसे मिली थी। तो उसका साथी उसे बताता है कि ये लाश एक लेबर को मिली थी जो सुबह सुबह एक सुनसान घर के पास कुत्तों के भौंकने पर गया था, लेकिन वहाँ उसने वो लाश देखी तो वो बेहोश हो गया, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। तभी उसका दूसरा साथी कहता है कि उन कुत्तों ने क्राइम सीन से किलर के फुटप्रिंट्स बर्बाद कर दिए हैं और फिलहाल उनके पास कोई सुराग नहीं है, जिस पर हान आदेश देता है कि इलाके के 30 घरों के लोगों से पूछताछ की जाए, क्योंकि हो सकता है कि शायद किसी ने उस किलर को आते जाते देखा हो। साथ ही वो अपनी टीम से विक्टिम की पहचान और उससे जुड़े कॉन्टैक्ट्स का पता लगाने को भी कहता है। तभी एक ऑफिसर वहां आकर बताता है कि हाल ही में एक महिला की मिसिंग रिपोर्ट आई थी और ये लाश उसी महिला की है। रिपोर्ट के हिसाब से उसका नाम यॉक था और उसने कुछ महीने पहले अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। ये सुनकर अब हान सभी से यॉक के पति के बारे में पता लगाने को कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज्यादा काम के कारण उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर पड़ता है। फिर हॉस्पिटल में होश आने के बाद हान सीधा उसी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में अपनी पत्नी शैन से मिलने जाता है, जो पिछले 10 महीनों से कोमा में थी। अब वो कोमा में कैसे गई थी
या उसके साथ क्या हुआ था ये हमें अभी बताया नहीं जाता। अब सीन डिटेक्टिव कैन पर आता है जो एक रेस्टोरेंट में होता है। तभी वहाँ उसका एक पुराना क्लाइंट हंग आता है जो असल में अंडरवर्ल्ड बॉस के लिए काम करता था। अब वो कैन से आकर कहता है कि बॉस को तुम्हारी जरूरत है। दरअसल उसका बॉस अपनी गर्लफ्रेंड बैडी पर नजर रखवाना चाहता है क्योंकि उसे उस पर शक है। हालांकि कैन इस काम के लिए ये कहते हुए मना करता है कि अब वो माफिया से जुड़े केसेस नहीं लेता क्योंकि उसमें काफी रिस्क होता है। लेकिन हंग उसे विश्वास दिलाता है कि इस बारे में किसी से कोई चीज भी शेयर नहीं की जाएगी और पैसे भी अच्छे मिलेंगे। तो इस तरह आखिर में कैन वो केस ले ही लेता है। फिर अगले दिन कैन को बैडी की तस्वीरें भेजी जाती हैं जो कि हंग की अंडरवर्ल्ड बॉस की गर्लफ्रेंड थी। तभी जेम्स नाम का एक आदमी कैन के पास आता है और उसे सैरा नाम की महिला का फोटो दिखाते हुए कहता है कि मुझे इस लेडी के बारे में जानना है। अब कैन उस फोटो को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो फोटो असल में उसकी वाइफ का होता है। लेकिन फिर भी वो जेम्स को इस बारे में कुछ नहीं बताता और उससे कहता है कि आखिर तुम इस लेडी के बारे में क्या पता लगाना चाहते हो और ये है कौन। तो जेम्स बताता है कि सैरा उसकी गर्लफ्रेंड है और उसे शक है कि वो उससे दगाबाजी कर रही है। कैन पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हें चीट कर रही है। तो जेम्स बताता है कि सैरा हर रात 12 बजे तक मेरे साथ रहती है लेकिन आधी रात को अचानक कहीं गायब हो जाती है और मुझे कह देती है कि मुझे जरूरी काम था। ये सुनकर अब कैन को एहसास हो जाता है कि क्यों उसकी वाइफ सैरा रोज देर रात से घर आती है। और अब इससे पहले कि कैन उससे कुछ कह पाता इतने में जेम्स उसको $10,000 का चेक दे देता है। तो इस तरह अब कैन के पास 3 केसेस होते हैं जिन्हें वो अकेले हैंडल नहीं कर सकता था। पहला केस एना का जिसके बारे में शियो पूछने आया था, दूसरा उस अंडरवर्ल्ड बॉस की गर्लफ्रेंड बैडी का और तीसरा उसकी खुद की वाइफ सैरा का। इसलिए अब वो अपने जूनियर असिस्टेंट्स कैंटा और किम को बुलाता है। फिर वो उनसे कहता है कि एना और बैडी के केस को वो खुद देखेगा क्योंकि बैडी का केस माफिया से जुड़ा हुआ है। इसलिए आखिरी यानी तीसरा केस जो उसकी पत्नी सैरा का है वो कैंटा और किम को देखना होगा। अब वो दोनों सैरा का फोटो देखकर पूछते हैं कि सर ये तो मैडम है। तो कैन कहता है हाँ, आज सुबह एक आदमी ने शिकायत की है कि सैरा उससे चीटिंग कर रही है। अब मैं तो अपनी वाइफ का पीछा नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों उसका पीछा करो और मेरी वाइफ को उस आदमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लो। हालांकि ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और इस काम पर लग जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कैन बैडी के अपार्टमेंट के पास गाड़ी रोककर उसका इंतजार करता है और तभी उसके पास अपने एजेंट का कॉल आता है जो उसे बताता है कि एना ने कई दिनों से अपना फोन इस्तेमाल नहीं किया है। शायद उसने बैटरी निकाल दी है या किसी ने फोन तोड़ दिया है। तो कैन पूछता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे एना की लोकेशन ढूंढी जा सकती है। तो एजेंट कहता है कि एक हैकर है जो एना का आईपी एड्रेस ढूंढ सकता है लेकिन उसके लिए काफी पैसे लगेंगे। तो कैन कहता है कि कुछ भी हो वो इस चीज के लिए इतने पैसे नहीं दे सकता। इसके बाद वो अपने सामने नजर मारता है तो बैडी अपने अपार्टमेंट से निकलकर कहीं जा रही होती है। ये देखकर कैन जल्दी से बैडी की बिल्डिंग के फ्लोर पर जाता है और ऊपरी कोने में माइक्रो सीसीटीवी कैमरा फिट कर देता है। उधर इंस्पेक्टर हान को उसका ऑफिसर डाइकी बताता है कि जिस रात यॉक का मर्डर हुआ था उस पूरी रात उसका पति कसिनो में बिजी था। अब इतने में एक लेडी ऑफिसर रैन आकर उसे बताती है कि विक्टिम यॉक के क्राइम सीन के पास एक रेसिडेंट ने अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है और बात करने पर पता चला है कि उस सीसीटीवी में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ है जो इस केस में हमारी मदद कर सकता है। तो ये सुनकर हान अगले दिन उस रेसिडेंट के घर जाकर सीसीटीवी फुटेज लाने का ऑर्डर देता है। इसके बाद कहानी कैन पर शिफ्ट होती है जो बैडी का पीछा करते हुए एक क्लब में पहुंचता है और वहां जब वो उस पर नजर रखे हुए था तभी उसकी मुलाकात मेन नाम के एक डिटेक्टिव से होती है जो उसे बताता है कि मार्को यानी उस अंडरवर्ल्ड बॉस ने पहले उसे ही बैडी का पीछा करने के लिए हायर किया था। तो ये सुनकर कैन उस पर तंज कसता है कि इसका मतलब मार्को को शायद तुमसे कुछ पता नहीं चला होगा जिस वजह से उसे मुझे हायर करना पड़ा। अब बातों ही बातों में कैन मैन से पूछता है कि अगर कोई उसकी पत्नी की जासूसी के लिए उसे हायर करेगा तो क्या वो उस केस पर काम करेगा। तो मैन कहता है कि वो ऐसा केस नहीं लेगा क्योंकि अगर उसे पहले से ही पता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है तो वो उसे रंगे हाथों पकड़ने के बाद भी सिर्फ तलाक ही तो लेगा और क्या करेगा। अब ये बात कैन के दिमाग में बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस रात जब उसकी पत्नी सैरा देर से लौटती है तो कैन इस बार उसे इग्नोर करता है और मुड़कर ही नहीं देखता, जबकि उसकी बीवी इस चीज को नोटिस कर लेती है कि आज कैन ने उसे ना तो कुछ पूछा है और ना ही कुछ कहा है। खैर, अब अगली सुबह जासूसी के दौरान कैन का असिस्टेंट बताता है कि सैरा को किसी ने फूल गिफ्ट किए हैं, लेकिन देने वाला कौन है ये पता नहीं चला। तभी कैन बैडी को सामने से आता हुआ देखता है और उसे गाड़ी में बैठने के लिए कह देता है। अब बैडी पूछती है कि वो कौन है।
अब कैन उसे बताता है कि वो उसके बॉयफ्रेंड मार्को के लिए काम करता है। तो ये सुनकर बैडी उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद कैन उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो किसी आदमी को किस कर रही थी। तो ये देखकर बैडी पहले तो घबरा जाती है, लेकिन फिर सिगरेट पीते हुए कहती है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो वो उसके पास नहीं है। पर कैन उससे कहता है कि वो 20 साल से ऐसी वीडियोस निकाल रहा है, इसलिए अगर उसका मकसद पैसा होता तो वो कब का अमीर बन चुका होता, और वैसे भी वो मार्को जैसे माफिया से उलझना नहीं चाहता। तो ये सुनकर बैडी बताती है कि एक और डिटेक्टिव ने भी यही तरकीब आजमाई थी, लेकिन मैंने उसे धमकी दी कि अगर उसने वो वीडियो मार्को को भेजा तो मैं मार्को से कह दूंगी कि डिटेक्टिव ने वो वीडियो दिखाकर उसका शारीरिक शोषण किया था, और इसके बाद उस डिटेक्टिव ने वो वीडियो फौरन डिलीट कर दिया। अब कैन ये सुनकर फौरन समझ जाता है कि वो जरूर मैन ही होगा जो उसे क्लब में मिला था। अब बैडी ये कहकर उस गाड़ी से निकल जाती है, जबकि कैन इसके बाद सोच में डूब जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में कैन को जेम्स का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि अब तुम्हें सैरा का पीछा करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर कैन चौंक जाता है और सोचता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिस वजह से जेम्स ने सैरा का केस वापस ले लिया। अब वो डेस्परेटली अपनी बीवी के बारे में पता करना चाहता था, इसलिए शाम को कैन अपने असिस्टेंट से बात करता है और उससे पूछता है कि सैरा वाले केस में क्या चल रहा है। तो उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि आज वो सैरा का पीछा नहीं कर सका क्योंकि उसे अपनी एग्जाम्स की तैयारी करनी थी। ये सुनकर कैन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता था। लेकिन तभी उसे अपने एक एजेंट का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि एना का फोन ट्रेस हो गया है क्योंकि उसने थोड़ी देर के लिए अपना फोन इस्तेमाल करने के लिए ऑन किया था। इसके बाद वो एजेंट कैन के फोन में एना की लोकेशन भेज देता है, जिसके बाद कैन फौरन अपनी गाड़ी लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि ये जगह असल में एना का ही घर है। इसके बाद वो कुछ गाड़ियों के पीछे छुपकर एना के घर में झांकने की कोशिश करता है, और तभी अचानक उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी से निकलने वाला आदमी एना के घर की ओर जाता है। अब कैन को लगता है कि ये जरूर एना का कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड होगा, इसलिए वो उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट की फोटो ले लेता है। लेकिन तभी उसे अपने असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उसने अभी अभी सैरा को जेम्स के साथ होटल में जाते देखा है, लेकिन परीक्षा के कारण वो पीछा नहीं कर पाया। इसके बाद कैन एना के घर से निकलकर सीधा उस होटल पर पहुंचता है, जहां पहले वो अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करता है और फिर अंदर जाकर सैरा और जेम्स को रंगे हाथों पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ वो लोगों के सामने कोई तमाशा करना नहीं चाहता था, इसलिए वो सैरा को खींचकर गाड़ी में ले जाता है, जिसके बाद गाड़ी में उनकी तीखी बहस होती है। अब यहाँ सैरा उसे बताती है कि उसने ही जेम्स को कैन के पास क्लाइंट बनकर भेजा था ताकि उसे उनके अफेयर का पता चले, लेकिन कैन ने सब पता चलने के बाद भी इस बारे में घर पर कभी बात नहीं की। तो कैन कहता है कि वो हमेशा वफादार रहा, लेकिन सैरा कहती है कि तुम्हारे पास मेरे लिए कभी समय नहीं था और ना आज है, इसलिए मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। अब ये सुनकर कैन का दिल टूट जाता है और वो उससे कहता है कि याद रखना, ये तलाक का फैसला तुम्हारा था, और ऐसा कहकर वो सैरा से दूर चला जाता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि कैन की हालत कुछ खराब होती है, शायद रात को जो कुछ हुआ उसकी वजह से। लेकिन तभी शियो उससे मिलने आता है और रोते हुए बताता है कि एना मर चुकी है और वो अभी अभी उसकी लाश की पहचान करके आया है। वो कहता है कि एना को किसी ने गला घोंटकर मार डाला था, और तभी कैन को याद आता है कि एना को उसी आदमी ने मारा होगा जो रात को उसके घर आया था। लेकिन फिलहाल वो शियो को ये बात नहीं बताता क्योंकि इस वक्त वो खुद पहले से ही दुखी था। इसके बाद कैन पुलिस स्टेशन जाता है और इंस्पेक्टर हान को बताता है कि वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और शियो ने उसे एना पर नजर रखने के लिए हायर किया था। वो बताता है कि शियो को शक था कि एना का किसी के साथ अफेयर था और अभी मर्डर की रात एक अनजान आदमी एना से मिलने आया था, लेकिन इस बीच वो उसका चेहरा नहीं देख सका, पर उसके पास उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट की फोटो है। अब इंस्पेक्टर हान फौरन उस नंबर प्लेट को वेरीफाई करने के लिए भेजता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने उस आदमी को मर्डर करते देखा था। तो कैन कहता है कि नहीं, क्योंकि उसी समय मुझे अपनी पत्नी के होटल में होने की खबर मिली थी, इसलिए मैं फौरन एना के घर के बाहर से चला गया था। अब हान आगे पूछता है कि क्या उस वक्त कोई और भी मौजूद था जिसने उस आदमी के साथ एना को देखा होगा, कोई भी गवाह। तो कैन इस बात से इनकार कर देता है क्योंकि उस वक्त आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन तभी एक ऑफिसर आकर हान को बताता है कि वो नंबर प्लेट नकली है और वेरीफाई नहीं हुई। अब इस बीच बात करते हुए हान अपने रुमाल को निकालकर अपनी गर्दन पर फेरने लगता है, जिसे देखकर कैन को याद आता है कि एना का किलर भी उसी अंदाज में रुमाल फेर रहा था। तो ये देखकर कैन समझ जाता है कि एना का सीक्रेट लवर और किलर हान ही है, लेकिन अब वो ये बात सीधे नहीं कह सकता था, इसलिए चुप बना रहता है।
इसके बाद हान उससे कहता है कि तो तुमने उस आदमी को एना का खून करते नहीं देखा। खैर जो भी हो, तुम्हारी इस जानकारी से पुलिस को मदद जरूर मिलेगी। और इस तरह वो आखिर में कैन को जाने के लिए कह देता है। अब कैन जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठता है, जबकि हान ऊपरी खिड़की से कैन की डरी हुई बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये समझ जाता है कि कैन उसकी सच्चाई जान गया है। इसके बाद कैन हंग को ये बात बताता है, लेकिन हंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या हर कोई जो इस तरह से पसीना पोंछता है वो किलर है? तुम्हारी इस थ्योरी को सुनकर कोई भी हंस हंस कर मर जाएगा। तो कैन कहता है कि उसका शक सही है, इसलिए वो हान को यूं ही नहीं छोड़ सकता और उसे जल्द ही उसके खिलाफ सबूत जुटाकर क्राइम साबित करना होगा। तभी हंग कहता है कि हान एक पुलिस ऑफिसर है और अगर उसने इस बीच उन्हें पकड़ लिया तो उनको जेल जाना पड़ेगा। तो ये सुनकर कैन थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन तभी कैन हंग को बुलाकर एक कीचेन जैसा ट्रैकर देता है और पूछता है कि क्या वो इसे रखना चाहेगा। तभी हंग पूछता है कि क्या तुमको बैडी के बारे में कुछ पता चला? तो कैन बताता है कि मुझे बैडी की एक फुटेज मिली है और अगर वो फुटेज तुम्हारे बॉस ने देख ली तो वो तुम्हें जान से मार देगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि बैडी असल में तुम्हारे ही साथ अफेयर में है। अब ये सुनकर हंग घबरा जाता है और कहता है कि वो कैन की हर बात मानेगा, बशर्ते कैन ये सच उसके बॉस से छुपाए रखे। तो आखिर में कैन इसके लिए मान जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि कैन अपने असिस्टेंट्स किम और कैंटा को हंग के घर भेजता है ताकि वो विक्टिम की डिटेल्स और आखिरी कॉल की जानकारी निकाल सके। फिर वो बताते हैं कि दोनों विक्टिम्स ने आखिरी बार पुलिस स्टेशन का नंबर डायल किया था, जिससे कैन को पक्का यकीन हो जाता है कि हान ही किलर है। लेकिन फिर भी उसे कोर्ट में ये सब साबित करने के लिए सबूत चाहिए थे, इसलिए अब वो हान की जासूसी करने का फैसला करता है। लेकिन वो ये काम खुद नहीं कर सकता था और उसे इसके लिए एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव चाहिए था। और तभी उसे डिटेक्टिव मैन का ख्याल आता है और वो ये काम उसे सौंप देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डिटेक्टिव मैन पूरे दिन हान की जासूसी करता है और पता लगाता है कि हान रोज एक हॉस्पिटल में कोमा में पड़ी अपनी पत्नी से मिलने जाता है। फिर हान के हॉस्पिटल से निकलने के बाद मैन उसका पीछा करता है, जिसके बाद वो देखता है कि हान अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से कहीं जा रहा है। अब ये देखकर मैन बाइक से उसका पीछा करता है और देखता है कि हान एक स्टेडियम की तरफ जा रहा है। फिर मैन भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन स्टेडियम की भीड़ में हान उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। इसके बाद गुस्से में मैन कैन के पास पहुंचता है और पूछता है कि आखिर ये इंस्पेक्टर हान का राज क्या है? आखिर तुम क्यों उसकी जासूसी करवा रहे हो? तो कैन बताता है कि वो एक सीरियल किलर है और बहुत ही खतरनाक है। तो मैन कहता है कि हान ने भीड़ में उसके पीछे रेजर का एक पैकेट चिपका दिया और उसे भनक तक नहीं हुई। इस तरह तो हान उसे मार भी सकता था। तो आखिर में मैन कैन का ये काम करने से मना करके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सैरा कैन को तलाक के कागजात साइन करने को देती है, लेकिन कैन इसके लिए साफ मना कर देता है, जिसके बाद दोनों में फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है और तभी उनकी डोरबेल बजती है। जिसके बाद जैसे ही सैरा दरवाजा खोलती है तो इंस्पेक्टर हान बाहर खड़ा होता है। अब कैन उसे देखकर घबराते हुए फौरन खड़ा हो जाता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए और वो यहाँ क्यों आया है। तो हान कहता है कि वो उनकी आईडी चेक करने आया है। इसके बाद कैन उसे अपनी और सैरा की आईडी देता है और फिर हान उस आईडी को चेक करते हुए उसे धीमे से धमकी देता है कि अगर कैन ने फिर से उसकी जासूसी की तो ये उसके और सैरा के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन कैन उससे कहता है कि हान उसकी पत्नी को इसमें ना घसीटे, वरना उसे भी पता है कि हान की पत्नी हॉस्पिटल में है। ये सुनकर हान कहता है कि वो उससे दूर रहे और उसके काम में टांग ना अड़ाए, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि उसी दिन कैन सैरा को मेट्रो स्टेशन ले जाता है। असल में वो सैरा को दूर भेजने की तैयारी कर रहा था ताकि हान उसे कोई नुकसान ना पहुंचाए। इस बीच सैरा को एहसास होता है कि कैन उसकी बहुत परवाह करता है। इधर दूसरी तरफ हान चुपके से कैन के ऑफिस में घुसता है और उसकी ड्रॉर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केसेस की फाइल्स निकाल लेता है और साथ ही सैरा की तस्वीरें खींच लेता है। उधर कैन सैरा को एक सुरक्षित जगह पर ले जाता है, जहां बातों ही बातों में सैरा उसे बताती है कि उसने कैन को धोखा नहीं दिया और होटल में जो कुछ कैन ने देखा वो महज एक सेटअप था। असल में कैन अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि सैरा को लगता था कि वो उसकी परवाह नहीं करता, इसलिए उसने जेम्स के साथ मिलकर ये नाटक रचा। इस पर कैन कहता है कि उसे इस बात का पहले से ही शक था, क्योंकि जेम्स जो तस्वीर लेकर आया था वो उनकी एनिवर्सरी की थी, जो सिर्फ सैरा के पास थी। और आखिर एक लवर अपनी लवर की एनिवर्सरी की फोटो क्यों लाएगा? खैर, अब हम देखते हैं कि कैन और सैरा एक होटल में पहुंचते हैं और फिर अलग अलग कमरों में चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान भागते हुए हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी मर चुकी है
अब वो विश्वास नहीं कर पाता और कहता है कि तुम ऐसे नहीं मर सकती। लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। अब आईसीयू से निकलने के बाद हान टूट चुका होता है और उसके अंदर गुस्सा भड़क रहा होता है। इसके बाद वो उसी रात कैन को फोन करता है और पूछता है कि उसने इतने केसेस देखे हैं तो वो उन बेवफा औरतों के बारे में क्या सोचता है जिनके केसेस उसने आज तक हैंडल किए हैं। तभी कैन पूछता है कि वो कहना क्या चाहता है, खुलकर कहे। इसके बाद फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि 10 महीने पहले हान ने अपनी पत्नी को किसी आदमी के साथ देखा था और देखते ही वो उनका पीछा करने लगा। फिर उसे पता चला कि उसकी पत्नी का उस आदमी के साथ अफेयर था और इसी बीच उसकी पत्नी ने भी रेयर व्यू मिरर में हान को देख लिया और वो समझ गई कि हान ने उन दोनों को साथ में देख लिया है। इसलिए अब वो डरकर अपने लवर के साथ गाड़ी लेकर वहां से भागने लगी। लेकिन हान उस वक्त इतने गुस्से में था कि उसने अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे वो खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद जब हान ने करीब जाकर देखा तो उसकी पत्नी बहुत ही जख्मी हालत में थी और बेहोश थी। फिर उसने उसे हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती करवाया क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि अब वो कोमा में है और हाल फिलहाल उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। साथ ही उसके सीनियर ऑफिसर ने उसे बताया कि तुम्हारी बीवी के साथ जो आदमी गाड़ी में मौजूद था वो मर चुका है और मैं सभी से ये कहूंगा कि ये एक एक्सीडेंट था। लेकिन हान उससे कहता है कि यही तो उसके लिए सबसे बड़ी चिंता है कि उसकी बीवी कोमा में है। फिर हमें पता चलता है कि असल में हान अपनी पत्नी से मिलने हॉस्पिटल इसलिए नहीं जाता था क्योंकि उसे उसकी परवाह थी, बल्कि वो चाहता था कि जैसे ही उसकी बीवी होश में आए तो वो उसका गला घोंटकर उसे मार दे। लेकिन वो होश में ही नहीं आई, जिस वजह से हान का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन दिन पर दिन बढ़ते गए। और इसी बीच एक दिन यॉक नाम की महिला अपने पति के खिलाफ शिकायत लेकर आई जो उसे अक्सर मारा करता था। लेकिन जब हान ने उल्टा यॉक की जांच की तो उसे पता चला कि जो यॉक अपने पति के ऊपर मारपीट का इल्जाम लगा रही थी असल में उसका खुद का कई आदमियों के साथ अफेयर था और यही वजह थी जिसके कारण उसका पति उस पर गुस्सा करता था और उसके साथ मारपीट किया करता था। फिर एक दिन हान ने यॉक को अपने जाल में फंसाया, जिसके बाद वो दोनों एक जगह पर मिले और यहाँ पर हान को यॉक का चेहरा अपनी पत्नी जैसा लगा जिसने उसे ठीक इसी तरह से चीट किया था। इसलिए मौका पाकर हान ने उसी रात उसे अपनी बेवफा पत्नी समझकर मार दिया। अब कैन ये सुनकर कहता है कि तुम पागल हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका पति उसे मार पीट रहा था जिस वजह से उसका रिलेशनशिप बाहर बना हो। आखिर बिना सोचे समझे तुमने उसे मार कैसे दिया? तो हान अब कहता है कि वो सब छोड़ो और मेरी सुनो। मैंने फिलहाल में तुम्हारे ऑफिस में बैडी नाम का एक नया टारगेट चुना है जो अपने आदमी के साथ चीट कर रही थी। इसीलिए मैं जल्द ही उसे सजा देने वाला हूँ जैसे मैंने यॉक को दी। ऐसी लेडीज को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अब कैन ये सुनकर फौरन बैडी को फोन करता है, लेकिन पब के शोर के कारण वो उसका कॉल नहीं उठाती। इसके बाद हम देखते हैं कि जब बैडी उस पब से डांस करके बाहर निकलती है तभी उसका बॉयफ्रेंड हंग उससे झगड़ने लगता है क्योंकि उसने हंग के दुश्मन गैंग के आदमी के साथ डांस किया था। लेकिन तभी हान वहां आ जाता है जो एक पुलिस वाले के रूप में उन्हें शांत कराने लगता है। इस बीच कैन फिर से बैडी को कॉल करता है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ होता है। फिर वो बैडी की आखिरी लोकेशन पर पहुंचता है और देखता है कि पुलिस ने उसका फोन और सामान जब्त कर लिया है। इसके बाद कैन हंग को फोन करता है जिसका चेहरा प्लास्टर से बंधा था। अब हंग उसे बताता है कि वो और बैडी किसी बात पर रास्ते में झगड़ रहे थे और तभी एक पुलिस वाला वहां आया और उसने बैडी को बेहोश कर दिया, जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले गया। हालांकि हंग ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन हान ने उसे भी बहुत पीटा और बुरी तरह से घायल होने की वजह से वो बेहोश हो गया। अब कैन उससे पूछता है कि क्या उसे अंदाजा है कि हान कहाँ गया होगा। तो हंग याद करते हुए बताता है कि उसने कैन का दिया हुआ वो कीचेन ट्रैकर असल में बैडी को गिफ्ट किया था जो उसके पर्स में ही होगा, इसलिए उसके जरिए बैडी की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। तो अब कैन यही करता है और ट्रैकर की मदद से उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां उसे कुछ बच्चे और एक गाड़ी दिखती है। वो देखता है कि उस गाड़ी का मालिक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था और उसके हिसाब से शायद इसी गाड़ी के डैश कैम में हान के आने जाने की रिकॉर्डिंग हुई होगी। इसलिए अब कैन उस गाड़ी का कांच तोड़कर डैश कैम चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा करते देख उस गाड़ी का मालिक उसे चाबी दे देता है। जिसके बाद जब कैन उस डैश कैम में देखता है तो उसे पता चलता है कि हान की गाड़ी बाईं ओर मुड़ी थी। इस तरह अब कैन अपनी गाड़ी से उसी दिशा में आगे जाता है और वहां वो फिर से एक और गाड़ी का डैश कैम चेक करता है जिसमें हान बैडी को लेकर सामने की दिशा में गया था। फिर कैन और आगे बढ़ता है तो वहां उसे आखिरी में हान की गाड़ी दिख जाती है जिसकी डिग्गी खुली हुई थी। अब वो हंग को माइक्रोफोन के जरिए पुलिस बुलाने को कहता है।
ताकि जब वो हान पर नजर रखे तब तक पुलिस वहां आ सके। इसके बाद हम देखते हैं कि कैन उस घर में घुसता है जहां जहरीली गैस फैली हुई थी। असल में हान बैडी के साथ साथ अब खुद को भी मारना चाहता था, क्योंकि वो अपनी पत्नी को नहीं मार सका था, जिस वजह से वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी कैन बेहोश बैडी को हान के पास से हटाता है और घर के दरवाजे खिड़की खोल देता है ताकि हान की जान भी बच जाए। लेकिन धीरे धीरे गैस निकलने पर हान को होश आता है और वो कैन पर हमला कर देता है। इसके बाद दोनों के बीच स्विमिंग पूल में भयंकर लड़ाई होती है, जहां लड़ाई में आखिर कैन नशीली गैस के इफेक्ट से जूझ रहे हान को मार डालता है। अब सीन 3 महीने बाद शिफ्ट होता है, जहां कैन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, क्योंकि हान से लड़ाई में वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसके बाद वो हंग से मिलता है और उसे बताता है कि इस केस में सिर्फ एना ही मासूम थी जिसे हान ने मारा, वरना कहीं ना कहीं सभी कोई ना कोई गलती कर रहे थे। वो कहता है कि उस रात हान पुलिस आईडी दिखाकर एना से मिलने गया था और उस फुटेज की मांग कर रहा था जिसमें किलर की बॉडी कैप्चर हुई थी, क्योंकि असल में एना के घर में लगे कैमरे में हान का चेहरा रिकॉर्ड हो गया था। इसलिए अगर वो फुटेज किसी के हाथ लगती तो हान पकड़ा जाता। लेकिन एना ने फुटेज देने से पहले हान के सीनियर से बात करने को कहा और इस तरह जैसे ही उसने पुलिस डिपार्टमेंट को फोन किया तो इतने में हान ने उसे जान से मार डाला। इस तरह एना की मौत सिर्फ सबूत छिपाने के लिए हुई थी और वो निर्दोष थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। खैर, अब आखिर में हम देखते हैं कि कैन और सैरा का रिश्ता ठीक हो जाता है और वो तलाक का डिसीजन रद्द कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप बटन का भी इस्तेमाल करना ना भूलें। साथ ही अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी सस्पेंस इन्वेस्टिगेशन मूवीज आपसे कभी मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।